रणनीति बिना रणनीति के धीरे धीरे जीत की ओर ले जाने वाली कला है, ये महान चीनी दार्शनिक सुन त्सू ने कहा था। और आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, उसमें रणनीति, भूगोल और भविष्य की महत्वाकांक्षाएं सब कुछ है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना की, ग्रेट निकोबार परियोजना। ये क्यों इतनी अहम है, खासकर तब जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी आज की ये बातचीत ये फर्स्ट पोस्ट में छपे एक लेख पर आधारित है। उसका शीर्षक है इंडियाज ग्रेट निकोबार गैम्बिट, काउंटरिंग चाइना इन द इंडो पैसिफिक। हम इस लेख में जो तर्क दिए गए हैं, जो विश्लेषण है, उस पर एक आलोचनात्मक नजर डालेंगे। ये विषय यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही उन सभी के लिए भी जो भू राजनीति और भारत की रणनीतिक चालों को समझना चाहते हैं। तो चलिए इस अहम मुद्दे की तह तक चलते हैं। हम समझेंगे कि ये परियोजना आखिर है क्या, इसका रणनीतिक महत्व क्यों इतना ज्यादा है, इससे जुड़े विवाद कौन कौन से हैं, और भारत चीन की जो बड़ी समुद्री प्रतिद्वंदिता चल रही है उसमें ये कहाँ फिट होती है। तो सबसे पहले ये ग्रेट निकोबार परियोजना है क्या असल में। मोटे तौर पर देखें तो इसमें एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, मतलब माल उतारने चढ़ाने का बंदरगाह, साथ में एक हवाई अड्डा, एक पावर प्लांट और एक पूरी टाउनशिप भी। और इसकी लागत अनुमान है कि करीब $9.6 बिलियन। काफी बड़ी रकम है। और जरा इसकी लोकेशन देखिए। ग्रेट निकोबार द्वीप, जिसे GNI भी कहते हैं, ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य के बिल्कुल मुहाने पर है। ये मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। इससे भारत को 6 डिग्री चैनल पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त मिल जाती है। बिल्कुल सही। जहां से दुनिया का करीब 60% व्यापार और चीन का भी ज्यादातर ऊर्जा आयात वहीं से गुजरता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, म्यांमार से लेकर सुमात्रा तक जो 572 द्वीपों की अंडमान और निकोबार श्रृंखला है, जिसे हम ANI कहते हैं, वो भारत के लिए एक तरह से प्राकृतिक समुद्री किला है। अच्छा। और ग्रेट निकोबार, जो इस श्रृंखला का सबसे दक्षिणी द्वीप है, वो भारत को दक्षिण चीन सागर और उत्तरी हिंद महासागर के बीच निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेने के लिए एक फॉरवर्ड बेस, मतलब एक अग्रिम ठिकाना देता है। फॉरवर्ड बेस, हाँ। और इसी संदर्भ में आप हाल की घटनाओं को देख सकते हैं, जैसे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की दिल्ली यात्रा हुई और उन्होंने मलक्का जलडमरू मध्य में भारत के साथ संयुक्त नौसैनिक गश्त में भारत की रुचि की तारीफ की। अच्छा। हाँ, और ये सब तब हो रहा है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल में कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये दिखाता है कि चीन भारत प्रतिद्वंद्विता कितनी स्थायी है और एशिया के भविष्य को कैसे आकार दे रही है। तो मतलब लक्ष्य एकदम साफ लगता है। एक तो चीन का जो नौसैनिक विस्तार हो रहा है उसे रोकना, हाँ, और दूसरा ग्रेट निकोबार को एक तरह से भारत का सिंगापुर बना देना, बंगाल की खाड़ी के लिए विकास का केंद्र और भारत की हिंद प्रशांत रणनीति का एक मजबूत स्तंभ। बिल्कुल यही उद्देश्य लगता है। लेकिन भारत में बड़ी परियोजनाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है, ये $9.6 बिलियन की परियोजना भी विवादों से घिरी हुई है। हाँ, विवाद तो है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसे नियोजित दुस्साहस तक कह दिया है। इसमें कई चिंताएं हैं, जैसे वहां की स्थानीय शोम्पेन जनजाति के अधिकारों का हनन होने की आशंका, जी, बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान जिसमें मूंगा चट्टाने हैं, समुद्री कछुओं के प्रजनन स्थल हैं। हाँ, ये बहुत संवेदनशील इलाका है परिस्थितिकी के लिहाज से। और ये भी आरोप हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं को ठीक से फॉलो नहीं किया गया, उन्हें नजरअंदाज किया गया है। यहाँ एक और पहलू है जिसकी तरफ फर्स्ट पोस्ट का लेख इशारा करता है, और इसे हमें सावधानी से बताना होगा क्योंकि ये लेख की अटकलें हैं, कोई साबित हुई बात नहीं। जी बिल्कुल। लेख कांग्रेस पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के बीच 2008 में हुए एक समझौता ज्ञापन MOU का जिक्र करता है, जिस पर शी जिनपिंग की मौजूदगी में दस्तखत हुए थे। अच्छा, 2008 का MOU। हाँ। और लेख का अनुमान है दूसरे CCP MOUs के आधार पर कि शायद इस समझौते में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के रणनीतिक हितों को नुकसान न पहुंचाने और ऐसे मामलों पर सलाह मशवरा करने की बात कही हो। लेकिन फिर से कह दूं, ये लेख की अटकल है। MOU की असल शर्तें सार्वजनिक नहीं हैं। हाँ, ये साफ करना जरूरी है, क्योंकि बिना पुख्ता जानकारी के कुछ कहना ठीक नहीं। पर देखिए, यहाँ जो बुनियादी बहस है वो पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अस्तित्व बनाम देश के भू राजनीतिक लक्ष्यों के बीच की है। सही।
और यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्थानीय पारिस्थितिकी और वहां के मूल निवासियों के अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है? ये एक बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल है। बिल्कुल। अब जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, वो इसे एक रणनीतिक अनिवार्यता के तौर पर देखती है। उनके लिए ये मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर एक डूब न सकने वाला विमान वाहक पहुंच जैसा है। एक तरह से अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। हाँ बिल्कुल, जो भारत की नौसैनिक पहुंच, उसकी शक्ति प्रदर्शन की क्षमता और हिंद प्रशांत में उसकी स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। और वो कांग्रेस के विरोध को या तो विकास में रुकावट मानते हैं या फिर, जैसा लेख में इशारा है, शायद अनजाने में ही सही पर बीजिंग के मंसूबों को आगे बढ़ाने वाला। तो यहाँ दो अलग-अलग नजरिए साफ दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत जटिल संतुलन का मामला है। अगर हम अब बड़ी तस्वीर देखें तो बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरू मध्य, ये भारत चीन समुद्री प्रतिद्वंदिता के असली ग्राउंड जीरो बन गए हैं। ग्राउंड जीरो। हाँ, हिंद महासागर में दोनों देशों की नौसेनाओं का आमना सामना अब पहले से ज्यादा होने लगा है। और जाहिर है बीजिंग ग्रेट निकोबार परियोजना को सीधे सीधे अपने हितों के लिए खतरा मानता है। क्यों? खतरा क्यों मानता है? क्योंकि ये पूर्वी हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक और आर्थिक पहुंच को बढ़ाता है और उस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने की जो बीजिंग की कोशिशें हैं, उनको ये सीधे चुनौती देता है। अच्छा। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक बंदरगाह और हवाई अड्डा दो बड़ी शक्तियों के बीच भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन जाता है। इसकी कुछ ठोस उदाहरण भी हैं शायद चीन की गतिविधियों के। हाँ बिल्कुल हैं। चीनी रिसर्च वेसल्स, मतलब अनुसंधान जहाज, और मछली पकड़ने वाले जहाज हिंद महासागर में देखे गए हैं। और खबरें हैं कि ये पनडुब्बी तैनाती के लिए समुद्र की तलहटी का नक्शा बना रहे हैं। हो। हाँ, और 2019 में तो एक घटना भी हुई थी जब भारतीय नौसेना में अंडमान द्वीप समूह के पास ऑपरेट कर रहे एक चीनी रिसर्च जहाज को वहां से जाने को कहा था, मतलब खदेड़ दिया था। अच्छा, ये तो सीधा टकराव हो गया एक तरह से। हाँ, और पड़ोसी देशों में भी ये होड़ दिखती है। म्यांमार में देखिए, भारत सितवे बंदरगाह बना रहा है तो चीन क्याओक्फ्यू बंदरगाह में भारी निवेश कर रहा है। ये दिखाता है कि रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए दोनों देशों में कितनी तेज प्रतिस्पर्धा है। और बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे देश खुद को इन दो एशियाई दिग्गजों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। सही बात है। इस पूरी समुद्री होड़ को हमें चीन की जो बढ़ती नौसैनिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके बड़े संदर्भ में देखना होगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग समुद्री शक्ति को बहुत महत्व देते हैं। वो मानते हैं कि दुनिया में चीन का उचित स्थान हासिल करने के लिए ये जरूरी है। उचित स्थान। जी, और आज देखिए 370 से ज्यादा युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। सबसे बड़ी? अमेरिका से भी? हाँ, जहाजों की संख्या के हिसाब से। और वो लगातार समुद्र में अमरीकी दबदबे को चुनौती दे रहा है। दक्षिण चीन सागर में तो उन्होंने कृत्रिम द्वीप बनाकर और उनका सैन्यीकरण करके अपनी पकड़ मजबूत कर ही ली है। बिल्कुल। अब लगता है उनकी नजरें हिंद महासागर पर हैं। पिछले एक दशक में देखें तो चीन ने इस क्षेत्र में औसतन 10-12 युद्धपोतों, पनडुब्बियों और रिसर्च जहाजों की लगातार मौजूदगी बनाए रखी है। हाँ, क्योंकि यहाँ उनके आर्थिक हित भी बहुत ज्यादा है। कुछ चीनी रणनीतिकार तो 15वीं सदी के एडमिरल झेंग हे के अभियानों की बात करते हैं। झेंग हे ने पश्चिमी महासागर यानी हिंद महासागर में मिंग राजवंश के प्रभाव को बढ़ाया था। उस समय भी मलक्का, सुमात्रा, श्रीलंका में राजनीतिक दखल दिया गया था, व्यापार मार्गों को कंट्रोल करने के लिए। इतिहास खुद को दोहरा रहा है क्या? कुछ हद तक वैसा ही पैटर्न दिखता है। आज भी बीजिंग हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में आर्थिक लालच देकर, रणनीतिक दबाव बनाकर अपने हिसाब से चलने वाली सरकारें स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जो अमेरिकी रणनीतिकार थे अल्फ्रेड थायर महान, उनके समुद्री शक्ति के सिद्धांत, हाँ, सी पावर थ्योरी, जी, वो सिद्धांत जो विदेशी बाजारों, संसाधनों और सैन्य ठिकानों को सुरक्षित करने पर जोर देते हैं, उनकी झलक कहीं न कहीं चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में भी दिखती है। एक रिटायर्ड चीनी एडमिरल ने तो यहाँ तक कहा है कि चीन को कम से कम 5-6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने चाहिए। 5 से 6? जी। चीन ने कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट पर जिबूती तक कई बंदरगाहों में भारी निवेश किया है। ऐसा करके वो खुद को महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों के नजदीक, मतलब चोक पॉइंट्स पर स्थापित कर रहा है। बिल्कुल।
इन बंदरगाहों तक पहुंच हासिल करके फिर समुद्री डकैती रोकने के नाम पर अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाकर और तटवर्ती देशों को हथियार बेचकर चीन धीरे धीरे खुद को हिंद महासागर में एक रेजिडेंट शक्ति यानी रेजिडेंट पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। निवासी शक्ति मतलब वो वहां का स्थायी खिलाड़ी बनना चाहता है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जिसकी वहां स्थायी मौजूदगी और प्रभाव हो। और 2022 में चीन ने एक चीन हिंद महासागर फोरम भी आयोजित किया था, जिसमें खास तौर पर भारत को नहीं बुलाया गया। अच्छा, भारत को बाहर रखा। जी, ये दिखाता है कि बीजिंग इस क्षेत्र की व्यवस्था को अपने हिसाब से और भारत को शामिल किए बिना आकार देने के लिए कितना दृढ़ है। तो यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। इस सब पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भारत क्या कर रहा है? हाँ, अब आते हैं भारत के कदमों पर। इसे शायद कहा जा सकता है रोकथाम को जन्म देती है। कंटेनमेंट बिगेट्स कंटेनमेंट। मतलब जैसे को तैसा? कुछ वैसा ही। देखिए, 2020 में हिमालय सीमा पर सैन्य झड़पें हुई। हाँ, गलवान। जी, अब ग्रेट निकोबार परियोजना एक तरह से ये संकेत देती है कि अगर चीन जमीन पर दबाव बढ़ाएगा तो उसे समुद्र में कीमत चुकानी पड़ सकती है, उन्हीं समुद्री रास्तों पर जहां से उसका ज्यादातर व्यापार और ऊर्जा गुजरती है। इससे क्या होता है कि बीजिंग के खिलाफ नई दिल्ली की जो समग्र निवारक क्षमता है, मतलब उसे रोकने की ताकत, वो मजबूत होती है। अच्छा, ये एक तरह का रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। भारत ने भी अपनी नौसेना को मजबूत करने की बड़ी योजना बनाई है। 2035 तक बेड़े को मौजूदा 140 जहाजों से बढ़ाकर 200 से ज्यादा करने का लक्ष्य है। इसमें 4 परमाणु पनडुब्बियां और 3 कैरियर बैटल ग्रुप मतलब विमान वाहक पोत समूह भी शामिल होंगे। जी, और इन्हें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में तैनात करने की योजना है। पोर्ट प्लेयर में जो भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त अंडमान और निकोबार कमांड ANCM और द्वीप विकास एजेंसी जो IDA है, हाँ, ANC, वो मिलकर इस पूरे द्वीप समूह को एक अग्रिम सैन्य अड्डे और आर्थिक केंद्र में बदल रहे हैं। और ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारतीय नौसेना का INS बाज एयरबेस तो पहले से ही है, जो इसकी रणनीतिक स्थिति को और पुख्ता करता है। अगर भारत के कुछ ठोस कदमों को संक्षेप में देखें तो क्या-क्या हो रहा है? कई कदम उठाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि 2017 से ही जो प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट्स हैं, उनके पास भारत ने साल भर मिशन रेडी तैनाती शुरू कर दी है। मतलब भारतीय नौसेना के जहाज वहां लगातार मौजूद रहते हैं, किसी भी स्थिति के लिए तैयार, हमेशा तैयार। हाँ। दूसरा, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ लगातार संयुक्त अभ्यास हो रहे हैं। खासतौर पर पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता पर। ASW ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। बिल्कुल। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जा रहा है, जैसे क्वाड समूह की हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता साझेदारी है, IPMDA। हाँ, क्वाड की IPMDA। इसका लक्ष्य पूरे क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना है। इसके अलावा अरब सागर में अमेरिका के नेतृत्व वाला जो संयुक्त समुद्री बल है, कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स CMF, उसमें भी भारत की भागीदारी बढ़ी है। चौथा, बुनियादी ढांचे का विकास। एक समुद्री अवसंरचना परिप्रेक्ष्य योजना है जिसके तहत छोटे द्वीपों को भी विकसित किया जा रहा है। एयरफील्ड, जेट्टी, सैन्य सुविधाएं, सबको अपग्रेड किया जा रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है। और पांचवा, क्षमता वृद्धि। भारत करीब $4 बिलियन की लागत से 6 और P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीद रहा है। P-8I, ये बहुत सक्षम विमान है। हाँ, पहले से 12 हैं, ये और आ जाएंगे। निकोबार से ऑपरेट करने पर ये पूर्वी हिंद महासागर में निगरानी और ASW क्षमताओं को काफी बढ़ा देंगे। साथ ही मार्च 2026 तक मानव रहित सतह जहाजों अनमैन्ड सरफेस वेसल्स का एक नेटवर्क तैनात करने की भी योजना है। और 2027 तक अंडमान पोर्ट में LNG स्टोरेज की सुविधा भी होगी। तो आप देख सकते हैं कई मोर्चों पर काम हो रहा है। हाँ, एक मल्टीप्रॉन्ड अप्रोच लग रही है। बिल्कुल। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भी बहुत अहम हैं। देखिए, व्यापार और रूस जैसे मुद्दों पर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रक्षा सहयोग उनके संबंधों का एक मजबूत आधार बना हुआ है। भारत ने जापान को भी इस ग्रेट निकोबार परियोजना में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA कार्यक्रम के तहत करीब $30 मिलियन का निवेश प्रस्तावित है। जापान भी इसमें शामिल हो रहा है। हाँ,
और जापान सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी अपना सहयोग बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि टोक्यो अंडमान के साथ साथ इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह में भी निवेश कर रहा है। सबांग, हाँ। ये तो मलक्का जलडमरू मध्य के एकदम पास है। बिल्कुल, और ये दिलचस्प है कि अंडमान द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया के जो कोकोस कीलिंग द्वीप समूह हैं वो मिलकर मलक्का, सुंडा, लुम्बॉक जैसे महत्वपूर्ण जल डमरू मध्यों पर नजर रखने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क का आधार बन सकते हैं। अच्छा, एक तरह का निगरानी नेटवर्क। जी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो इन सब का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? अगर ये ग्रेट निकोबार परियोजना पूरी तरह से लागू हो जाती है तो इसका असर क्या होगा? देखिए, अगर ये योजना पूरी तरह कामयाब होती है तो ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। मास्टर स्ट्रोक? हाँ, आर्थिक रूप से देखिए, लक्ष्य है भारत को ग्लोबल शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के मैप पर लाना, कोलंबो और सिंगापुर जैसे बड़े केंद्रों के बराबर। इससे भारतीय व्यापार की विदेशी बंदरगाहों पर जो निर्भरता है वो कम होगी। और वो खनिजों वाली बात भी थी। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। इस क्षेत्र में कोबाल्ट, निकल, तांबा, मैंगनीज जैसे खनिजों के बड़े भंडार हो सकते हैं समुद्र के नीचे। अगर ये मिलते हैं तो ये भारत को खनिज आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, खासकर ऐसे समय में जब रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का लगभग एकाधिकार है। सही बात है, ये आर्थिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और रणनीतिक तौर पर तो इसका महत्व साफ है ही। ये परियोजना कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका में चीन के बढ़ते नौसैनिक निवेश का सीधा जवाब है। ये पूर्वी हिंद महासागर में भारत की समुद्री और पानी के नीचे की गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता, जिसे MDAU कहते हैं, मैरीटाइम एंड अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। तो आर्थिक और सुरक्षा दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधकर ग्रेट निकोबार चीन के खिलाफ भारत की निवारक क्षमता को मजबूत करता है। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग भी ये सब देख रहा होगा। भारत के एक कदम, खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके बढ़ते सुरक्षा संबंध। हाँ, बीजिंग बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। चीन निकोबार के विकास को अपनी मलक्का दुविधा मतलब वो डर के मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरने वाला उसका व्यापार मार्ग कभी भी बाधित हो सकता है। जी हाँ, उसकी भेद्यता का डर। और याद कीजिए 2018 में जब भारत ने इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह में निवेश किया था, हाँ, जो मलक्का के पास है, तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी थी कि अगर नई दिल्ली सबांग तक सैन्य पहुंच चाहेगी तो बीजिंग आंखें बंद नहीं करेगा। तो चीन की प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है। संभावित प्रतिक्रियाएं कई तरह की हो सकती हैं। हो सकता है वो भारत में परियोजना के जो घरेलू आलोचक हैं उनका समर्थन करें, समुद्र में कुछ सधे हुए सैन्य प्रतिवाद कर सकता है, जैसे अपनी पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ा दे, और म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसे देशों पर राजनयिक दबाव डाल सकता है। देखिए, अंडमान सागर पर नियंत्रण मलक्का जल डमरू मध्य के लिए बहुत जरूरी है, और बीजिंग चाहेगा कि वो किसी तरह अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा घेरे को भेद कर अंडमान सागर में अपनी पैठ बनाए। ये तो एक तरह की शतरंज की बिसात लग रही है। बिल्कुल, एक रणनीतिक शतरंज का खेल चल रहा है हिंद प्रशांत में। संक्षेप में कहें तो जैसे चीन की नौसेना दक्षिण में हिंद महासागर की ओर बढ़ रही है, वैसे ही भारत की नौसेना पूर्व में प्रशांत महासागर की ओर अपनी पहुंच बढ़ा रही है। दोनों बड़ी शक्तियों के लिए अपने रणनीतिक हित के क्षेत्रों में स्थितिजन्य जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है, और इसके लिए फॉरवर्ड उपस्थिति यानी आगे के ठिकानों पर मौजूदगी अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। मतलब अपनी पहुंच बढ़ाना। हाँ, बीजिंग के लिए इसका मतलब है हिंद महासागर में उपस्थिति, और नई दिल्ली के लिए प्रशांत में नौसैनिक उपस्थिति बीजिंग के खिलाफ उसकी रणनीतिक निवारक क्षमता के लिए जरूरी है, खासकर तब जब भारत का लगभग 1/3 व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। तो ग्रेट निकोबार परियोजना सिर्फ एक बंदरगाह या एयरपोर्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बड़ी रणनीतिक चाल है। इसका मकसद है प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट्स की निगरानी करना, बीजिंग के नौसैनिक विस्तार का मुकाबला करना, और जरूरत पड़ने पर भारत को नौसैनिक और हवाई संपत्ति तेजी से तैनात करने में सक्षम बनाना। एक बात और समझनी होगी, अमेरिका और भारत कभी युद्ध में नहीं गए,
लेकिन बीजिंग और नई दिल्ली के बीच सीमा, रणनीतिक स्थान और दुनिया को देखने के नजरिए को लेकर संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। हाँ, 1962 का युद्ध। जी, और उनके बीच जो बढ़ता आर्थिक और सैन्य अंतर है, चीन के अर्थव्यवस्था और सेना भारत से काफी बड़ी है, वो इस तनाव को और बढ़ाता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा अमेरिका के साथ उसके व्यापार अधिशेष का लगभग 3 गुना है। तो क्या निष्कर्ष ये है कि ये प्रतिद्वंद्विता चलती रहेगी? लगता तो यही है। भले ही बीच बीच में कुछ सामरिक नरमी दिखे, लेकिन आपसी रोकथाम, म्यूचुअल कंटेनमेंट यानी एक दूसरे को रोकने की कोशिश, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक उनके संबंधों की मुख्य विशेषता बनी रहेगी। ये प्रतिद्वंदित्व किसी खास मुद्दे पर नहीं, बल्कि संरचनात्मक है और ये एशियाई भू राजनीति की केंद्रीय धुरी रहेगी। 21वीं सदी की जो बड़ी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, वो हिंद और प्रशांत महासागरों में ही सामने आ रही है। और अगर अमेरिका, मान लीजिए, भविष्य में इस क्षेत्र से पीछे हटता है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो हो सकता है, तब क्या होगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इसके बहुत गहरे परिणाम होंगे। इससे बीजिंग के जोखिम लेने और विस्तार करने की भूख और बढ़ेगी। हो सकता है कि उत्तरी हिंद महासागर भी दक्षिण चीन सागर की तरह विवादित और संघर्ष प्रवण क्षेत्र बन जाए। ये तो चिंता की बात है। और गहरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इतिहास देखें तो जब भारत पहले कमजोर था और ज्यादा अलग थलग था, तब भी वो चीन के सामने नहीं झुका। आज जब उसके पास कई ज्यादा क्षमताएं हैं, तो भविष्य में उसके झुकने की संभावना और भी कम है। तो कुल मिलाकर ग्रेट निकोबार परियोजना नई दिल्ली का अब तक का शायद सबसे साफ संकेत है कि वो हिंद प्रशांत में चीन के साथ साझेदारी नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखता है। जी। और ये भारत की क्षमता की भी एक परीक्षा है कि क्या वो अपनी घरेलू और बाहरी चुनौतियों के बावजूद आर्थिक विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक लिटमस टेस्ट है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने ग्रेट निकोबार परियोजना के कई अहम पहलुओं को समझा। इसका रणनीतिक महत्व क्यों है, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल क्या हैं, भारत चीन की समुद्री होड़ कैसे बढ़ रही है, भारत इसके जवाब में क्या कदम उठा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां इसमें क्या भूमिका निभा रही हैं। ये सारी चर्चा फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित लेख के विश्लेषण पर आधारित थी। बिल्कुल, और इस परियोजना की सफलता आखिर में इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अपनी घरेलू राजनीतिक इच्छा शक्ति को अपनी प्रशासनिक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ कैसे जोड़ पाता है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये भी है जो हमें आगे ले जाता है। सिर्फ चीन का मुकाबला करने से आगे बढ़कर भारत बंगाल की खाड़ी और पूर्वी हिंद महासागर के लिए किस तरह की दीर्घकालिक क्षेत्रीय व्यवस्था की कल्पना करता है। एक विजन क्या है? हाँ, और ग्रेट निकोबार जैसी परियोजनाएं सिर्फ प्रतिद्वंदिता को और तेज करने के बजाय एक स्थिर और समावेशी समुद्री व्यवस्था बनाने में कैसे योगदान दे सकती हैं। शोध लेख में एक सुझाव दिया गया है, एक संयुक्त हिंद प्रशांत समुद्री अवसंरचना और निगरानी पहल MISI का, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल हों। MISI। हाँ, शायद ये उस दिशा में कदम हो सकता है। ये न केवल निगरानी बढ़ाएगा, बल्कि जरूरी लॉजिस्टिक्स जैसे बंदरगाह, LNG हब, मरम्मत सुविधाएं, इनको भी एकीकृत करेगा। तो ये सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और ढांचागत सहयोग भी होगा। ये एक दिलचस्प विचार है। इस तरह के विषय न केवल UPSC उम्मीदवारों के लिए, बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के भविष्य की दिशा तय करते हैं। उम्मीद है फर्स्ट पोस्ट के लेख पर आधारित ये विश्लेषण सबको उपयोगी लगा होगा। यदि इस विषय से जुड़े कोई प्रश्न या विचार मन में हों, तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। इस तरह की और गहरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।